हेलो, माय नेम इज कुणाल और आज हम आए हैं सतीश सर के पास। इनके साथ हम इंटरव्यू सेशन करेंगे और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पर्सनली जॉट डाउन करके लाया हूँ। सर से हम एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में आज इनके आंसर्स लेंगे। ठीक है। सबसे पहले सर, अभी रिसेंटली बच्चों का मैथ्स का पेपर हुआ है, 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, और जो रिएक्शन बच्चों के आ रहे हैं उनकी तरफ से कि पेपर हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तव में मैथ्स का पेपर टफ था या फिर ये एक मिथ है? नहीं, देखिए, एवरेज स्टूडेंट्स जो थे उनके लिए पेपर टफ तो था, क्योंकि देखिए हर कोई बच्चा एकदम टैलेंटेड नहीं हो सकता ना। करेक्ट है। एक मैं मानता हूँ, अभी हमारे पास जैसे आपने रिव्यू लिया, अभी हमारी टीम गई जी थी जी। और मैंने कमेंट्स में मेरे पास बहुत सारे आए और बच्चों से बात भी हुई, तो उन्होंने ऐसा बोला कि सर क्वेश्चंस जो थे ना, और मैंने पेपर खुद फिर पर्सनली एनालाइज किया पूरा, तो उसके बेसिस पे मुझे ये फील हुआ कि देखिए कुछ बच्चों का इंटीग्रेशन बहुत हाई लेवल का अच्छा होता है। जैसे हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनसे नहीं हो पाती, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो इस बार एनसीईआरटी ने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे, यानी जो इंटीग्रेशन के हमारे क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे, यानी क्लिक हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो गया। और ऑब्वियस है हर बच्चे को क्लिक तो होना नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख में से 2-3 हज़ार बच्चों को क्लिक हुआ है जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है। और जो एवरेज स्टूडेंट्स थे या जिनका क्लिक नहीं हो पाया उनको पेपर बहुत टफ लगा। और ओवरऑल अगर मैं एनालाइज करूँ तो लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर इस बार था। इनफैक्ट फिजिक्स का पेपर भी थोड़ा लेंदी था, जो कि हर बार होता है, बट इस बार लेंदी प्लस थोड़े से क्वेश्चंस कुछ ऊपर नीचे थे, तो इस बार बच्चों को इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी ने जी जी। परीक्षा अच्छी ली है इस बार, नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल बोल सही बात सकते है। हैं। हाँ, बट ये था कि 3D पोर्शन जो था उस पर भी काफ़ी आया था, तो मैं उस पर भी बात थोड़ी सी करना चाहूँगा। 3D पोर्शन ठीक था, बच्चों को ठीक थोड़ा था। टफ लगा, यानी हो सकता है कि प्रिपरेशन में भी कहीं कमी हुई है कुछ कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादातर थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है ना। इनफैक्ट जो बच्चे 11th के देख रहे हो अभी, मैं उनको जरूर बताना चाहूँगा, या जो 10th से 11th में जाने वाले हैं, कि बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मत छोड़ना। हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक ऐसा लेवल है, आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है मैथ्स की, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी ये दोनों मिलकर आपका इतना लेवल बना देती है कि आप कैसा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते लेकिन हैं। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में कमजोर होते हैं, पर्सनली बहुत कमजोर होते हैं। तो क्या अगर हम उनको एडवाइस करेंगे तुम सिर्फ एनसीईआरटी करो 2 से 3 बार, तो क्या वो पूरा 80 मार्क्स का पेपर सच में अटेम्प्ट कर सर सकते हैं? देखिए, 80 मार्क का पेपर बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, जी। क्योंकि और पहली चीज़ वो वीक, आपने बोला मैथ्स उनका बहुत वीक है और ख़राब है, तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कितने भी हार्ड हैं वो कभी हार्ड नहीं होते। जैसे मैट्राइसिस हुआ, जी। डिटर्मिनेंट हुआ, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, कभी कभी कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, थियोरेटिकल थोड़ा सा ज़्यादा, बट वो अच्छा है चैप्टर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ, फिर आपको मैं बोलूँ ये इंटीग्रल हार्ड है, बट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत ठीक ठाक चैप्टर है, अच्छा जी। चैप्टर है। और फिर पीछे चले जाते हैं तो हम लोग मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई, ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, मोस्ट ऑफ बच्चों को वही टफ लगता है पोर्शन। तो आप वहां से भी इजीली एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं, अगर कुछ चैप्टर्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें अपने। जैसे मेरा मानना है कि मैथ्स में 13 चैप्टर्स हैं, 13 में से अगर आपके 3-4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, बट बाकी के चैप्टर अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप फेल हो जाए। जी बिल्कुल। तो अगर बच्चे का मैथ्स वीक है तो मैं तो यही बोलूंगा कि फिर कुछ नहीं करना, फिर एनसीईआरटी करो अच्छे से 2 से 3 बार। और एनसीईआरटी रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनाना है, उसमें बेसिक्स अच्छे करने हैं। तो आप ऑब्वियस है कि इतना तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप 80 मार्क का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद भी जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। मैंने अभी भी कहा कि कुछ लेवल हाई होता है। अटेम्प्ट एंड पूरा सही होना दोनों में फर्क होता है, बच्चों को करेक्ट। अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बार बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते, ब्लैंक छोड़ के आते, तो एग्जामिनर अगर पास करना भी चाहेगा चेकर, तो कैसे करेगा। सर, अब तक फिजिक्स और मैथ्स 2 पेपर हो चुके हैं, और मैं आपसे अगर राय लूँ तो फिजिक्स और मैथ्स में कौन सा पेपर आपको लगा ज़्यादा डिफिकल्ट है? मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स लेंदी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जी। और मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी प्लस लेंदी हो गया था। ओके। तो इसलिए इस बार मैथ्स का पलड़ा थोड़ा सा हाई रहा इस है। बार हाई है। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को भी कि जेई जो है वो लास्ट में देख रहा हूँ 4 साल से कंसिस्टेंट मैथ्स हार्ड आ रहा है। यानी फिजिक्स बहुत अच्छा आ रहा है, केमिस्ट्री अच्छा आ रहा है, बट मैथ्स लिटरली हार्ड आ रहा है पेपर। यानी जी। मैथ्स पे बच्चों बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले जो है ना फिजिक्स को थोड़ा एक टारगेट एरिया बनाया जा रहा था। हमेशा से। हाँ, अब एनसीईआरटी कुछ चेंज कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और शिफ्ट मैंने हो। देखा है कि इधर है ना मैथ्स को कुछ सालों में अच्छा टारगेटेड एरिया बनाया गया है। जी। यानी मैथ्स एक लेवल आ रहा है, यानी अगले साल भी अगर जो प्रिपरेशन करनी है तो मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना जी होगा। सर। और मैं बच्चों सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, जो लोग देख रहे हो और जिनका थोड़ा भी मैथ्स अगर अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना।
ठीक है। and कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी, तो उस पर हमने सोचा भी है कि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है मेजर इंस्टीट्यूट और बहुत सारे कोई भी लोग नहीं कराता सर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स नहीं करवाते, बिल्कुल नहीं और कराता। वो करवाना चाहिए। अगर आप कंपेयर करना, बच्चों आप खुद कंपेयर करना, दोनों बुक ले आना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस खोलना और आप देखना कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस लेवल के हैं। मज़ा आ जाता है, सोचना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आप उस लेवल का सोच लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो स्टूडेंट सर ने बहुत अच्छी बात की है, कोई भी इंस्टीट्यूट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कराता है, उसके लिए कोई सीरीज प्लेलिस्ट नहीं बनती है। सर पर्सनली मुझे बता रहे हैं और वो लेके आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए। बहुत। तो सर मैं आपको थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा। बिल्कुल। अब जेई नीट का बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे। 11th में आने के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनके इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ पे कि मेरा बच्चा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिए तो आगे इंजीनियर ही बनेगा, और अगर बायोलॉजी के डिपार्टमेंट में है तो ये नीट की ही तैयारी करेगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्सनली साइंस सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसी में वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट जो डॉक्टरल होता है पीएचडी वो करना चाहते हैं। चलिए, अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, मैं सबको एक एक करके आता हूँ इस पे, आपके क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जेडब्ल्यू की, ठीक है, तो फिर आते हैं हम नीट पे भी। आप मुझे बताइए आईआईटी की कितनी सीट्स हैं? सर 8 से 10,000 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, मतलब कभी भी 10,000 बहुत मुश्किल है कि 10,000 से ज़्यादा होती हैं, यानी 1% भी नहीं बोल सकते हैं। जी। नंबर ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं टोटल साइंस फैकल्टी में, उनका 1% भी सीट नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ, हमारे सारे बच्चे एक टाइम पे 99% ले आए, जी। बहुत ही मतलब हाइपोथेटिकल है बट मान लेते हैं, जी। तो भी सबको मिल जाएगा एडमिशन। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हमारे सारे बच्चे बेकार हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, ये गलत रश हो चुका है बच्चों के लिए, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छा पढ़ना है बच्चों, आप नॉलेज ले रहे हो ना, नॉलेज कहीं नहीं जाती। मैं लिख के देता हूँ, आप कुछ नहीं करोगे ना तो आप एक इतने अच्छे टीचर बन सकते हो अगर आपने नॉलेज ली है, कि आप कई बच्चों की जिंदगी बनाओगे। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको नर्वस नहीं होना, और सबका नहीं होगा सिलेक्शन। और मैं देखिए सर, एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ कि कभी भी फाइनेंशियली भी मतलब मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। अब मैं नीट पे आऊँ अगर, तो नीट की गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है, बहुत कम है और सर। एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती 50 to 60 लाख या 70 लाख रुपीस कि वो अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाए पैसे देके। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी ऑब्वियस ही चीज़ है, कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जिनको पहुँचना चाहिए, बट कोई जैसे पैसे देके डोनेशन से 75 लाख 80 लाख डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेज में कुछ बच्चे डॉक्टर बन भी जा रहे हैं जिनका लेवल नहीं था वहाँ पे। जी। तो क्या वो अच्छे डॉक्टर्स प्रूफ हो रहे हैं? हमारा हेल्थ सिस्टम अभी भी बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है, एंड इसका एक रीज़न है ये। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो शायद गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलने की वजह से वो मेडिकल में नहीं जा पा रहे हैं। अब मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि इनके अलावा के क्या ऑप्शंस हैं, जी। क्योंकि ये तो ठीक है, इसके पीछे तो पूरी दुनिया, सर मैं क्वेश्चंस के लिए भी लेके आया। इनके अलावा के क्या ऑप्शंस हैं? देखो, इनके अलावा के आप सबसे पहले, कुणाल मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अभी रिसेंट में आपको सिलेक्शन बता रहा हूँ एक, ये बच्चों के लिए बताना जरूरी है इसलिए, बाकी मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग नहीं होती है, उस सर जस्ट जेन्युइन केस। हाँ, टोटल इंडिया में 16 गर्ल्स अभी सिलेक्ट हुई हैं, उसमें एक हमारे स्टूडेंट आस्था लहरू है, उसका सिलेक्शन एनडीए में हुआ है। अब भी रिसेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एनडीए क्लियर किया उसने, और एनडीए का जो आया था गर्ल्स भी दे सकते हैं, अलाउ किया गया था, वो लास्ट ईयर ही अभी किया गया है। और उसने दिया, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड उसका नहीं हुआ अच्छा। उस टाइम पे हमारा एक स्टूडेंट अरमान भदौरिया है, उसने क्लियर कर लिया स्टेज 1, बट उसका नहीं हुआ। फिर उसने वापस से नेक्स्ट टाइम अपीयर हुई वो 12th के साथ ही, एंड उसमें उसने क्लियर कर लिया। और अरमान जो था वो स्टेज 1 तो हो गया, स्टेज 2 में रह गया। एसएसबी इंटरव्यू भी बहुत मुश्किल होता है, बट आस्था ने क्लियर कर दिया, यानी सेकेंड अटेम्प्ट में उसने दोनों चीज़ें निकाल ली। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक एनडीए ऐसा ऑप्शन है। और बच्चों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में कि एनडीए जो होता है ना, कि बच्चे अगर एक बार क्लियर कर लें उसको, तो उनको फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंजीनियरिंग कराती है। फिर उसके बाद अगर वो 4 ईयर कोर्स खत्म करके जाएंगे तो ए ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट, बहुत अच्छी चीज़ है। और ऑप्शंस भी है, नेवी, एयरफोर्स, सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं सारे। उसमें से अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया, और वो बहुत बड़ा मैं तो मानता हूँ नीट और जेई के मुकाबले। देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा सर ने सिर्फ जेई और नीट को ही तवज्जो नहीं दिया, और इन्होंने एनडीए के बारे में भी बताया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा एक और एग्ज़ाम है जो 12th के
तुरंत स्टार्ट मतलब एंड होने वाला होता है, जन के आसपास आती है रेलवे की, जो 11-12 बेस्ड होती है। फिर 11-12 के बाद तो एयरफोर्स की भी बहुत एग्जाम है। तो ये जो रेलवे वाली होती है वो भी सीधे मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करवाती है। मुझे जहाँ तक पता है कि JNU से होता है, मे बी इंजीनियरिंग करवाती है गवर्नमेंट, और वहाँ से फिर उनको डायरेक्टली वापस A ग्रेड रेलवे में पोस्ट। यानी ये सब आप सोचिए, ये प्रिविलेज के लिए लोग 8-8 साल लगाते हैं दिल्ली में, यहाँ वहाँ, और जो आपको 11-12 के स्टेज पे मिल रहा है इतनी कम एज में, तो बच्चों आप उसके पीछे भी तो भाग सकते हैं। और उसमें मैं ये मानता हूँ कि JEE नीट के पीछे इतने लाखों बच्चे भाग रहे हैं और इतनी सीट्स ही नहीं है। आप सोचिए, अगर एक कमरे में जगह सिर्फ 15 लोगों की है और उसमें कोशिश करें 1500 लोग घुसने की, तो कैसे आ पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो बच्चों पे एक मेंटल प्रेशर, और ये बना कौन रहा है? अब मैं इस चीज़ पे क्लियरिटी करूंगा थोड़ा सा। कुछ इंस्टीट्यूट अगर सुन रहे होंगे तो उनको मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि देखिए, बिजनेस बना दिया गया इसको, एजुकेशन को बिजनेस मॉडल बना दिया गया इसको। बिजनेस मॉडल इसलिए बना दिया गया क्योंकि हुआ क्या कि फीस हाई करनी है, और जब तक पेरेंट्स के दिमाग में ये नहीं डाला जाएगा कि आपका बच्चा IIT में जाएगा, आपका बच्चा MBBS करेगा, तब तक आप फीस कैसे हाई करेंगे? फीस हाई करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि इसको इतना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बना दिया है कि आप 4 लाख दीजिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, 8 लाख दीजिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे कोई इंस्टीट्यूट लिख के देना कि अब सारे बच्चों का सिलेक्शन हम करवा देंगे, तो वो जो बोले वो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, देखिए, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, हर कोई नहीं IIT में जा सकता, और इतनी सीट्स नहीं है हमारे पास, और ना ही सारे पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि वो मेडिकल करवा पाएंगे। तो बच्चे बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे पोटेंशियल वाले नहीं है, बच्चों में है कैपेसिटी, बट स्टिल बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से बड़ा होता है और अपनी कंडीशंस को जानता है। तो इसलिए ये गलत मिथ है, और ये सिर्फ फीस लेने का तरीका है, ठीक है? तो ये मैं नहीं मानता, और इतनी फीस होनी भी नहीं चाहिए एजुकेशन में। मैं आपको अभी, हम एक पेरेंट्स से आप जल्दी, मैं उनसे बात कर रहा था अभी, लास्ट कुछ मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुए, एंड उनके दोनों हाथ नहीं है। जी हम उनको एक बार बुलाने वाले भी हैं, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है। मैं उनको देख के ऐसे हिल गया कि उन्होंने अपने बच्चों को साइंस किस तरीके से पढ़ाया। हमसे जो हो पाता था हमने किया, बट स्टिल उन्होंने आज तक अपने बच्चों को बिना दोनों हाथ के वो कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करते थे। इतना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, आज मिडिल क्लास के लिए बच्चों को पढ़ा पाना, 4 लाख दे के भेज पाना इंस्टीट्यूट में, एंड इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। इतना खर्चा ही नहीं है किसी इंस्टीट्यूट का जितनी फीस रखी जा रही है। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों मिथ बना दिया है कि हम अपने बच्चे को कोटा भेजेंगे और हम इतना पैसा स्पेंड करेंगे और वो वहाँ से एक इंजीनियर या डॉक्टर बन के आएगा? क्या वही चीज़ उनको अपने नेटिव प्लेस पे नहीं मिल सकती एजुकेशन के फॉर्म में? अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि UPSC के लिए दिल्ली बहुत फेमस है। जी बिल्कुल, वो पूरी दुनिया में, कोटा तो हो सकता है कि थोड़े कम लोगों को फिर भी आइडिया हो, बट दिल्ली सबको पता है। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा रिलेट करूँगा। हर साल UPSC में 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 6 लाख लोग UPSC की एग्ज़ाम देते हैं, और लास्ट में 700 लोग ऑफिसर बनते हैं। अच्छा, वैकेंसी 700 की? 700 से 1000, इससे ज़्यादा कभी नहीं होती। कभी बढ़ के आई तो एडिशनल 1000-1100 होगी, अदरवाइज अभी तो रिसेंट टाइम में 700 से कम ही चल रहा है। तो बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और वो 700 में हमने देखा अभी रिसेंटली कई सारे बच्चे पटना के हैं, भोपाल के हैं, सृष्टि देशमुख जी का नाम मैं लूँगा, उनको कौन नहीं जानता। तो अपने नेटिव प्लेस से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, और कोटा एक मतलब मिथ बन गया है कि इतने सारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ सबका IIT जे। कोटा में रिसेंटली अगर मैं आपको एक नॉर्मल आंकड़ा पूछूं, अंदाजे कितने बच्चे होंगे आपके अकॉर्डिंग? सर, वो तो हम खुद भी नहीं गिन सकते वहाँ पे कितने होंगे। आप हवा में पत्थर फेंको, जिसके भी सर पे गिरेगा ना, वो कोटा में पढ़ ही रहा होगा। इतने बच्चे हैं। हाँ। आप सोचिए सीट्स कितनी है, इतनी जितने बच्चे हैं ना, उसके मुकाबले बहुत कम सीट्स है। तो भी सारे बच्चों का नहीं होना है, तो एक मिथ बना दिया गया। बाकी देखिए, अच्छे टीचर्स हर जगह प्रेजेंट है, करेक्ट है। कुछ को ओवर रेटिंग करके दिखाया जाता है, बाकी टीचर्स अपने आप में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे मैं जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक SC वर्मा सर हैं। जी बिल्कुल, SC वर्मा सर को कौन नहीं जानता स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑब्वियसली उनको गवर्नमेंट ने अवार्ड जो दिया, मैं उसके लिए बहुत खुश हुआ। ठीक है, SC वर्मा सर हैं। फिर ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रदीप क्षेत्रपाल सर, जो आपकी नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मतलब, लेकिन स्टिल मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, फैन हूँ इनफैक्ट, था क्या, अब वो नहीं है हमारे बीच, स्टिल ना हो। और मैं अगर बात करूँ, एक SS ओझा करके सर हैं, जी रिसेंटली उनकी अभी डेथ हुई है थोड़े टाइम पहले। अब आप सोचिए, वो इंसान, ठीक है, कितना महान, बट उनको भी बहुत ज़्यादा रेटिंग्स नहीं मिली थी जिस तरीके से अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया ने चीज़ों को बना दिया है। बट
मैं ये मानता हूँ कि हर जगह टीचर्स प्रेजेंट हैं, बच्चा बस एक लगन से प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्यों, हम ये भी तो मिथ है कि बच्चे के पास एक रूम है, एसी है, सब कुछ है, तो भी वो क्लियर नहीं कर रहा, बट एक फार्मर का बेटा जिसके पास एक ही रूम है जिसमें पूरी फैमिली रह रही है वो क्लियर करके जा रहा है। तो ये सब एक बहाना बन चुका है, ये सब क्राइटेरिया बन चुकी है कि मैं कोटा नहीं गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या यहाँ नहीं गया वहाँ नहीं गया, और कोटा में सबका सिलेक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। तो सर हम कोटा से आपको दूर ले जाएंगे, कोटा में ही आप ये बताइए कि बच्चों का सुसाइड करने का जो एक ये रेशियो है, रेट है, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि उन्हें कोई ये चीज़ नहीं समझा रहा कि आपकी नीट और आईआईटी में अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, उसके अलावा इतने ऑप्शंस हैं। और मैं सबसे बड़ी चीज़, चलिए नीट आईआईटी तो छोड़ देते हैं, जी, जी। मैं मानता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली एक राजस्थान के गर्ल का केस आया है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। उसके 10th में उसने खाली पेपर दिया और उसका अच्छा नहीं गया तो उसने सुसाइड कर लिया। और उसने लेटर में लिखा है कि 90% 95% मेरे पेरेंट्स ने मुझसे मतलब मेरे से डिमांड कर रहे थे, यानी उसका ऐसा वर्डिंग था कि मेरे पेरेंट्स 95% चाहते थे। बट मेरा ये मानना है, और उसके पेरेंट्स ने बाद में इंटरव्यू दिया कि हम कभी ऐसा नहीं चाहते, और मेरा ये मानना है कि अगर पेरेंट्स का चाहना वो अलग चीज़ होती है। कोई भी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करता है, सपोज कीजिए आप स्टूडेंट रहे होंगे, आपके पापा की इच्छा होगी कि आप 90% लाइक, किस पेरेंट्स की नहीं होती? बिल्कुल सही, सबकी होती है ना, तो 90% लाए, बट आपके 90 नहीं आए अगर, तो आपके पापा ने आपको जान से मार दिया, नहीं क्या बोला कि बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कर लेना, अच्छे परसेंट। पेरेंट्स एंड में क्या करते हैं, वो आपको थोड़ा सा डांट सकते हैं, या फिर वो आपको क्या बोलेंगे कि बेटा नेक्स्ट टाइम अच्छा करना है हमें, वो आपके फ्यूचर के लिए घबराते हैं। जी जी, और बच्चे उसको प्रेशर लेते हैं। पेरेंट्स कभी प्रेशराइज नहीं करते, पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि हर कोई रखता है। क्यों, बच्चे खुद एक्सपेक्टेशन नहीं रखते किसी चीज़ से, अपने पेरेंट्स से नहीं रखते, आज मेरे पेरेंट्स मुझे ये ला के देंगे, वो ला के देंगे, और वो नहीं दे पाए तो मर जाते हैं पेरेंट्स। ऐसा नहीं होता। सुसाइड नहीं करना है, सुसाइड आप खुद को जिंदा रखोगे तो आप प्रूफ करोगे। मैं मानता हूँ 12th में अगर आप फेल भी हो गए ना, तो आप ये सोच के चलो मैं वापस आऊंगा, मैं कम बैक करूंगा और इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं एक इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा संदीप माहेश्वरी सर का। जी जी, कौन नहीं जानता स्टूडेंट्स, ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर को, उनकी जो बातें हैं और वो जहाँ पे अभी खड़े हैं, एक टाइम वो भी बहुत डिप्रेशन पीरियड में थे, यानी वो बहुत बार फेल हुए हैं सर। उनकी स्टोरी कौन नहीं जानता, उन्होंने खुद बताई थी सारी चीज़ों में। वो कई सारे बिजनेसेस में फेल हुए। अगर वो ये सोच के चलते कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं आगे डर के सुसाइड कर लूँ, तो आज वो इतना बड़ा नाम होते। स्टीव जॉब के साथ जो हुआ, वो सुसाइड कर लेते, आज वो इतना बड़ा नाम होते। एलन मस्क के साथ जो हुआ वो, और इनफैक्ट मैं यहाँ तक बोलूँ आइंस्टाइन सर, वो बहुत जीनियस माने गए, बट स्टिल उनको बचपन में डम कहा जाता था। जी जी। तो हर किसी ने इतिहास लिखा है, फेलियर के बाद लिखा है। आप समझ रहे सर की बात, जब जब जिन लोगों पर जग हंसा है तब तब उन लोगों ने इतिहास रचा है। बिल्कुल सही बात बोली आपने कुणाल, मजा आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ एकदम बच्चों को दिमाग में डालना है कि बच्चा सुसाइड कभी नहीं करना। ठीक है, एंड एक और चीज़, एक इस पे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बच्चों ने मतलब मुझसे पूछे थे, आप यहाँ पे सुन रहे हैं बच्चे तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लीनियंट चेकिंग को लेके आया था। जी जी हाँ, अभी सबसे बर्निंग टॉपिक बन गया सर, लीनियंट चेकिंग। बोर्ड एग्जाम में लीनियंट चेकिंग। देखिए होता क्या है ना कि कोई भी, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, वो कभी भी यही चाहता है कि हमारा बच्चा फेल ना हो। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को एक अच्छी जगह पहुंचा दें। और जब जब पेपर टफ आए, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ, जब जब पेपर टफ आया तब लिबरल चेकिंग हुई है। और लिबरल इन द सेंस ये नहीं होता, बच्चे कुछ मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको, कि उनका ऐसा माना था कि हमने ब्लैंक छोड़ दिया तो हमें मार्क्स के पास कर दिया जाएगा। ये लिबरल चेकिंग नहीं है। लिबरल चेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपने लिखा है तो एग्जामिनर, वो पूरा सही नहीं है बट स्टिल एग्जामिनर को लग रहा है ठीक ठाक है, और पेपर इस बार टफ था तो उससे रिलेटेड बच्चा कुछ लिख के आया है, तो वो आपको मार्क्स देके पास करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड में आपको रोकूंगा, बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन बहुत टफ है कोई, ठीक है, लेकिन किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 34, 23 लिखा ही नहीं, एकदम छोड़ दिया, तो उसको 0 मिलेंगे? या फिर टफ है क्वेश्चन तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे? 0 मिलेंगे। 0 मिलेंगे। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया होता, भले उसने कुछ गलत लिखा होता। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत आता है, जैसे इस बार भी काफी सारी चीजें बात हो रही है इस पे अभी, पर अगर कभी क्वेश्चन गलत आता है तो वहां पे एक रूल है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और छोड़ दिया तो 0। अगर अटेम्प्ट किया तो फुल मार्क्स, अगर गलत है क्वेश्चन तो बोर्ड की तरफ से। तो ये चीज कभी भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बच्चों। आप क्यों क्वेश्चन छोड़ देते हो? नहीं छोड़ना है, कुछ तो उसमें आइडिया होगा ना। आपने अगर पूरे साल पढ़ा है, पन्ने पलटे हैं, तो वो चैप्टर के अंदर से ही होगा, क्वेश्चन कभी बाहर से नहीं हो सकता। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है कि हम पेपर
छोड़ दें। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट ही नहीं किया बिकॉज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। पर आपको अटेम्प्ट करते आप उसके रिलेटेड कुछ भी लेके आते हो तो एग्जामिनर के पास एक, आप सोचिए अगर आप खुद एग्जामिनर हैं, जो बच्चे हैं जो चेक कर रहे हैं, आप हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि अगर बच्चा कोई मार्क्स दे रहे हैं आप और किसी बच्चे के 24 मार्क्स है, तो आप ढूंढेंगे कि अगर 3 मार्क कहीं मिल जाता तो मैं इसे पास कर देता। ह्यूमन हर इंसान के अंदर है ना, हम भी एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो फिर ऑब्वियस है कि 3 मार्क्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट अगर बच्चे ने खाली छोड़ा होगा तो हम कहाँ से ढूंढेंगे? जी जी जी। तो हम भी यही सोचते हैं, या कोई भी टीचर यही सोचता है कि बच्चे ने कुछ लिखा हो तो उसके बेसिस पे हम मार्क्स शो कर सकते हैं कि हाँ ये 3 मार्क यहाँ पे हमने दे दिए उसको। तो मतलब लीनियंट चेकिंग होगी आपके लीनियंट चेकिंग तो होगी इस बार, क्योंकि फिजिक्स भी देखिए टफ रहा है और मैथ्स भी टफ आ रहा है। तो मेरा मानना है कि लीनियंट, फिजिक्स में टफ इसलिए बोलूंगा कि लेंथी थोड़ा सा था और सब बच्चों के लिए कुछ बच्चों का अच्छा गया है। देखिए आप हमारे ही ग्रुप में दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक जिन्होंने बोला सर मज़ा आ गया बहुत अच्छा गया, एक ने बोला कि सर लग गई बैंड बज गई हमारी। तो 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ के एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा सा था इस बार पेपर, और मैथ्स तो टफ था। सर हमने एक ट्रेंड देख लिया है पिछले 4-5 सालों में कि हमेशा से फिजिक्स का पेपर टफ आता है बोर्ड के एग्जाम में। एक दिन आता है वो फिजिक्स के दिन आता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि अब मैथ्स में ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। मैंने पहले ही ये चीज़ आपको बोली कि मैथ्स पे एनसीईआरटी एकदम शिफ्ट हो गया है। अभी लास्ट मैंने जो जेई के पेपर्स देखे, मैथ्स काफ़ी टफ पूछा गया है जी, बच्चों के लेवल से थोड़ा सा था अच्छा खासा। तो इस वजह से बच्चों मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट में करना है आपको, अच्छा स्कोर करना है, बट मैथ्स को तो पकड़ना पड़ेगा अच्छे से। जी। एंड सर बहुत सारे एग्जाम्स आपने बताए, अच्छा लगा कि सर ने जेई नीट के अलावा एनडीए एग्जाम, रेलवे एग्जाम और बाकी अलग अलग एग्जाम्स के बारे में हमें बताया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जेई और नीट में ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकी जितने ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लोर नहीं करते। तो सर ये आपने बहुत अच्छा काम किया स्टूडेंट्स के लिए। एक और एग्जाम में बता देता हूँ, एनटीएससी, हाँ उस पर आने वाले थे स्टूडेंट्स। एनटीएससी एक्चुअली क्या है ना कि जैसे 10th में जो बच्चा भी जा रहा है, 9th से 10th में जा रहा है, तो एनटीएससी 10th के लेवल में ही होता है। उसी वक्त उनके जो रनिंग ईयर होता है उसी में होता है। तो होता गया कि उस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करते हो तो ये स्पेशली जो पेरेंट्स फाइनेंशियली थोड़े से प्रॉब्लम में है या वीक है तो उनको हेल्प कर जाता है, क्योंकि बच्चों की पूरी फीस का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है अगर बच्चा वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है तो। सो मेरा मानना है कि बच्चे एनटीएससी प्रिपेयर करना चाहिए, और वो बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, नॉर्मल एग्ज़ाम है। मतलब अगर आप 10th अच्छा करते हो तो आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हो। 11th एंड 12th में फीस का मतलब कंसेशन कॉलेज में भी कुछ हद तक मेरे ख्याल से देते हैं मुझे, लेकिन 11th-12th में तो काफ़ी कंसेशन है उसमें, तो बच्चों को देना चाहिए। एटलीस्ट मैं मानता हूँ एग्जाम तो देना ही चाहिए। हो सकता है नहीं क्लियर हो बट एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आओगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। सो एग्जाम आप जरूर दीजिए। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। हमने अलग अलग क्वेश्चन सर के सामने आज रखे और सर ने बहुत अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को डील किया, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाया था। सर ने सारे क्वेश्चंस बहुत क्लैरिटी के साथ सभी स्टूडेंट्स के सामने रख लिए। और स्टूडेंट्स, जैसे सर ने कहा था कि सुसाइड सबसे कमज़ोर स्टेप होता है, अगर सुसाइड कर लोगे तो प्रूफ कैसे करोगे? इस पर मैं एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहूँगा। देखिए, सुसाइड कभी भी किसी चीज़ का सही रास्ता नहीं है। सुसाइड करके आप तो चले जाते हैं बट आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बदनामी छोड़ के जाते हैं। फिर वो आप जो ये सोचते हैं ना कि आप क्या सोच के सुसाइड करते हैं, एक्चुअली सुसाइड का मेन रीज़न है गिल्ट। जब बच्चा ये सोचता है ना कि मैंने पूरा साल बिगाड़ दिया, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अपने पेरेंट्स को फेस कैसे करूंगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगा रखी है मुझसे। ज़्यादातर सुसाइड क्यों होता है, मैंने बच्चों की साइकोलॉजी देखी, उससे मुझे आइडिया है कि पेरेंट्स ये सोच रहा है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, बट रियलिटी में वो मेहनत नहीं कर रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था एंड वो कुछ और कर रहा था, यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्टेड था। एंड लास्ट में उसे रियलाइज होता है जब खराब हो जाता है कि अब मैं अपने मम्मी पापा को कैसे फेस करूंगा, और वो सुसाइड का ऑप्शन लेता है। बट आप यहाँ पे ये सोचिए, आप 2 इंसान को फेस कर नहीं पा रहे थे और आपने सुसाइड कर लिया। आपके जाने के बाद आपके पेरेंट्स को पूरी दुनिया को फेस करना है, कैसे करेंगे? फिर उनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? और एक बहुत बड़ी चीज़, जिन्होंने बचपन से आपको पाला, आपने एक छोटे से गिल्ड के लिए जो आपकी गलती थी आपने खुद को मार दिया, और उसकी सज़ा किसको दी? आपने अपने पेरेंट्स को। सो अगर आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतने दिन कुछ किया है तो आप पेरेंट्स के लिए खुद को जिंदा रखिए, एंड पेरेंट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बुढ़ापा अच्छा जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने अपनी जो जवानी थी या यंग पोर्शन उनका था वो आपके लिए लगा दिया, तो उनका बुढ़ापा आपको बेस्ट बनाना है।
और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर फेल भी हो जा रहे हो तो वापस कम बैक करो, पेरेंट्स के पास जाओ, थोड़ा सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, फिर से एक नई शुरुआत लो, मोटिवेशन लो और अपने पेरेंट्स के चेहरे पे हंसी लाने के लिए कोशिश करो। और जो बिगड़ गया, जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ना है। और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा ख़राब गया, हमारे पास है आगे, यही है, फोकस करेंगे। और बाई चांस फेल भी हो जा रहे हैं तो फिर से देना है अच्छे से, पॉजिटिव इंटेक्ट के साथ। ठीक है, जाते जाते आप तो ये भी बता दीजिए, जिन बच्चों का मैथ्स फिजिक्स का अच्छा नहीं गया, एकदम डीमोटिवेटेड है, तो आप उनको कुछ ऐसी मोटिवेशनल टिप्स दे दीजिए ताकि वो एकदम चार्ज अप हो जाए। मैंने वही कहा ना कि अगर मान लो आप खराब जाके कुछ नहीं होना, आप तो जो हो गया आप उससे टेंशन में लेके क्या होने वाला है? आप बताओ, पेपर बदल जाएगा? कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, पेपर बदल जाएगा। और आप यहाँ वहाँ की चीज़ों पे भी ज़्यादा मत टेंशन लीजिए कि हम अपील कर रहे हैं आपके लिए, हम सीबीएसई को बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बच्चों सब बस बोलते हैं ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई करता वही है, उनको उनके पास भी है कि इस बार पेपर टफ हुआ है, उनके पास चीज़ें पहुंच रही है, वो भी ये सारी चीज़ें आती है। तो आप ये पहले सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत रहिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो होना है वही होगा। लिबरल चेकिंग होगी, लिबरल चेकिंग तो होगी, वो मैं श्योरिटी से बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जानता हूँ कि जब जब टफ आया है परसेंटेज हमेशा बच्चों के एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आए हैं। तो इसलिए लिबरल चेकिंग तो होगी, ये मेरी श्योरिटी है। बट हाँ, इतना मैं बोलूँगा कि डीमोटिवेट रहने से कुछ नहीं होगा। जो बिगड़ चुका है वो बदल नहीं सकता, बट जो आने वाला है आप उसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होइए, डिप्रेस्ड मत होइए बिल्कुल भी, और एक चार्ज के साथ आगे बढ़िए, टॉनिक की तरह लीजिए। फेल भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करना है और अभी से लग जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से करना। मेरे ख्याल से कुणाल आपके क्वेश्चंस खत्म हो चुके होंगे। इसी के साथ हम सर से अलविदा लेंगे। बहुत अच्छा लगा, सर ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और इट्स ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग हैविंग समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड beside me sitting. So thank you students. Okay, thank you, all the very best.